हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी का रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही हंसी खुशी के साथ बहुत अच्छे से बीता होगा। और रक्षाबंधन के त्यौहार पर ही हमने 2 दिन की क्लास को ऑफ कर दिया था, सारी टेस्ट सीरीज वगैरह सारी क्लासेस रोक दी गई थी। लेकिन इसी दौरान हमने अपने हैंड रिटन नोट्स जो कि परिणाम नोट्स, तपस्या नोट्स और लक्ष्य भेद नोट्स है, इन पे 30% का ऑफर भी दिया है, जो आप आज भी ग्रैब्स कर सकते हो क्योंकि कल वो वेडनेसडे को 9 AM तक क्लोज हो जाएगा। उसकी डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि हमारी प्यारी बहनों की बहुत सारी कमाई हुई होगी और प्यारे भाइयों के बहुत सारे वॉलेट भी खाली हो गए होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपने टेस्ट नंबर 7 को। इससे पहले हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट पेपर कर रहे थे ध्येय आईएएस के, जो आपके मार्च के बाद शुरू किए गए थे, लेटेस्ट वाले। ओके दोस्तों, लेकिन उन सभी टेस्ट पेपर में फुल टेस्ट कराए जा रहे थे, जितने भी अवेलेबल थे वो अभी करा दिए गए हैं, बाकी आते रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपका मार्च से पहले ध्येय आईएएस के द्वारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर कराए जा रहे थे, तो आज हम उसी कड़ी में अपने पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर को करेंगे, जिसका विषय क्या होगा आज का, प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, साथ ही साथ कला एवं संस्कृति और करंट अफेयर जनवरी 2023 का। तो देखिए, पिछले 1.5 साल 2 साल पुराना करंट अफेयर्स का कोई अब लॉजिक नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। लेकिन 125 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे, उनकी इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहेगी। और ये पेपर सेट किया गया था जब मार्च में पेपर होने वाला था 17 मार्च को, परंतु किसी कारणवश जब टल गया पेपर, तो अब उसके बाद ध्येय के द्वारा जो टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं, जो फुल टेस्ट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए। जैसे जैसे आएंगे हम उसे करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके सारे टेस्ट पेपर आपने अभी तक मेरे साथ किए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की नॉलेज भी तो हमें बेहतर करनी है तभी तो यहाँ पे बस हमें करंट अफेयर्स को छोड़ देना, बाकी सारी चीजें पढ़नी है। पहला ही क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बौद्ध संगति हुई थी और यहाँ पे अध्यक्ष के नाम दिए हुए, तो इनको मिलान करना। तो यहाँ पर देखिए, पहली बौद्ध संगति पूछी जा रही है, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों? तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी, ये आपके महाकश्यप या महाकश्यप भी कह सकते हो, इसकी अध्यक्षता में हुई थी। लेकिन अगर हम इसी के साथ इनके शासक की बात कर ले, तो उस समय जो आपके शासक थे, हर्यक वंश के शासक थे, जिनका नाम था अजात शत्रु, जिन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे अजात शत्रु हो गया। लेकिन अगर मैं और भी बातें आपसे करना चाहूंगा कि पहली बौद्ध संगति 483 BC में शुरू की गई थी, ठीक है, पहली बौद्ध संगति। और साथ ही साथ इसी बौद्ध संगति में आपके 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना भी होती है। एक का नाम होता है सुत्त पिटक और दूसरे का नाम होता है विनय पिटक। सुत्त पिटक की जो रचना की गई थी दोस्तों, वो आनंद महोदय के द्वारा की गई थी, जो आनंद इसके शिष्य थे। और विनय पिटक की जो रचना की गई थी, वो की गई थी उपाली के साथ। तो यहाँ पे पहली बौद्ध संगति से संबंधित हमने 3 बातें सीख ली। पहला, अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, उस समय शासक हर्यक वंश का था, जो अजातशत्रु के द्वारा था। पहली बौद्ध संगति 483 BC में हुई थी, जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण हुआ था। और उसमें 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना भी की गई थी 2 शिष्यों के द्वारा, सुत्त पिटक आनंद के द्वारा और विनय पिटक उपाली के द्वारा। अब चलते हैं अगले वाले को देख लेते हैं कि जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, क्योंकि देखिए यहां पर केवल अध्यक्ष का मैं मिलान करा दूं तो आप केवल रट के चले जाओगे, लेकिन अगर प्रश्न शासक का आ गया या काल पीरियड का आ गया या कुछ प्रमुख रचनाओं की आ गई, तो आप वहां पे क्या करोगे, अपने हाथ खड़े कर दोगे अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा। इसीलिए हम हर एक बौद्ध संगति से जो संबंधित चीजें हैं उनको कवर कर रहे हैं। हर एक पॉइंट इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन में कवर करते हैं। जैसे दूसरे की अगर हम बात करें, तो दूसरी आपकी हुई थी सबकामी या शुभकामी, भी कहीं कहीं लिख के आता है, इनकी अध्यक्षता में की गई थी। और इस समय आपके जो शासक थे दोस्तों, वो कौन थे? वो थे आपके कालाशोक शासक। कौन थे दोस्तों? कालाशोक। अच्छा, एक स्थान की बात रह गई थी, पहला वाला जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी। दूसरा आपका कहाँ पे हुआ है दोस्तों? वैशाली में हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कालाशोक कर रहे थे। अब जरा हम इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, तो लगभग 100 साल बाद 383 BC में इसको आयोजित किया गया। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और शासक कौन थे मेरे दोस्तों? अशोक थे। कहां पर हुआ था ये? बिहार में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के बेटे उदयन ने की थी। कई बार पूछा जाता ना, पाटलिपुत्र की स्थापना या पटना की स्थापना किसने की? तो भाई पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। और उदयन ने भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके ही गद्दी को प्राप्त किया था। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है,
उस महत्वपूर्ण घटना का जो नाम था दोस्तों वो कुछ और नहीं था बल्कि इसी समय अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? अभिधम्म पिटक की रचना। और इसकी रचना इसके अध्यक्ष मोगली के द्वारा ही की गई थी। और साथ ही साथ इसी बौद्ध संगति में अशोक ने चेतावनी भी दी थी कुछ लोगों को जो संघ में फूट डालने का काम कर रहे थे। अर्थात बुद्ध का जो संघ था उसमें जो भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे, इसमें फूट डालने का जो लोग काम कर रहे थे, चाहे वो उस समय के आम जनता हो, शासक वर्ग हो, सम्राट हो या मंत्री हो, उनको चेतावनी दी गई थी कि आप इस तरीके का गलत काम मत करिए। चौथे की बात करेंगे तो चौथा आपका होता है 1 AD, ठीक है, पहली शताब्दी में होता है, जो आपके कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अश्वघोष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष अश्वघोष। शासक की अगर हम बात करेंगे तो कनिष्क बहुत ही प्रतापी शासक था कुषाण वंश का, तो इसके नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जहां पर ये हीनयान और महायान के रूप में डिवाइड हो गए। हीनयान और महायान के रूप में डिवाइड हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रथम के लिए अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये आपके थे महाकश्यप, दूसरे के लिए सबकामी, तीसरे के लिए मोगलीपुत्तिस्म और चौथे के लिए आपके वसुमित्र। अब यहाँ पे आपको चारों चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। हमारा समय कितना भी लगे दोस्तों, लेकिन चीजें सही से तैयार होनी चाहिए, ताकि प्रश्न करने का तभी फायदा होगा ना जब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी अच्छे से रिवाइज कर पाए। क्योंकि पढ़ा तो लगभग सभी चीजें आपने, लेकिन उसको किस तरीके से रिवाइज कर रहा हो और किस जगह पे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई थी कि टेस्ट पेपर कितने मतलब किस तरीके से हम रिवाइज करेंगे, 3 से 4 बार हम पेपर को रिवाइज कर पाए, उसका भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, उसे जरूर चेकआउट कर लेना। चलो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक कौन सा है? तो जो पहला स्मारक मिलता है वो मिलता है वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। जो किसका था दोस्तों? तो अगर आप एक यवन का राजदूत था जिसका नाम आपने सुना होगा, हेलियोडोरस के नाम से था। क्या था इसका नाम? हेलियोडोरस के नाम से था। और इसी ने वेशनगर का एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। वेशनगर कहाँ पे है? विदिशा में। विदिशा कहाँ पे? आज के MP के अंतर्गत है। और ये जो गरुड़ स्तंभ था इसी को इसने स्थापित करवाया था, जो विष्णु धर्म या भागवत धर्म का एक तरीके से प्रचारक था। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी? आर्यों का आगमन कब होता? ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड में। उस दौरान 3 प्रमुख संस्थाएं थी ऋग्वैदिक पीरियड में, सभा, समिति और विदथ। कौन सी थी? सभा, विदथ और समिति। लेकिन उसके बाद जब उत्तर वैदिक पीरियड आता है तो सभा और समिति की उपयोगिता बहुत कम रह जाती है और विदथ को तो समाप्त ही कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे प्राचीन संस्था विदथ रहेगी दोस्तों। कौन सी रहेगी? विदथ। अब जरा बाकी जानकारी कलेक्ट कर लो। अगर हम सभा की बात करें तो ये मुख्य रूप से कुलीन वर्ग की और वृद्ध व्यक्तियों की मतलब वृद्ध जनों की संस्था थी। अर्थात इसमें जो पैसे वाले लोग थे, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे या अपर कास्ट के लोग थे, वो लोग इसमें शामिल होते थे उस गांव से। और साथ ही साथ जो बुजुर्ग भी होते थे यानी वृद्ध लोग होते थे। दूसरा, समिति की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सामान्यतः सर्वसाधारण जनता शामिल होती थी। किसमें? सर्वसाधारण जनता शामिल होती थी समिति में। और सभा और समिति के द्वारा ही राजा के ऊपर नियंत्रण भी रखा जाता था, यानी कि राजा किसी भी तरीके से निरंकुश न हो सके तो उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता था। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा गया उसकी सबसे उत्तर क्या होगा? विदथ हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक कालीन लोग किससे परिचित नहीं थे दोस्तों? तो देखिए, तांबे से तो परिचित थे ही, क्योंकि पाषाण काल के बाद जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता आती है और फिर आगे चल के तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाया गया हड़प्पा सभ्यता और फिर उसके बाद ऋग्वैदिक सभ्यता आती है, तो भाई ये लोग तांबे से परिचित थे। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के कहीं प्रमाण नहीं मिले, जबकि घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण मिले, परंतु ऋग्वैदिक काल आते आते घोड़े से भी ये लोग परिचित हो चुके थे। जौ की तो खेती ऑलरेडी हमारी हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली थी। एक चीज थी जिससे ये लोग परिचित नहीं थे, वो था आपका लोहा। क्योंकि जब ऋग्वैदिक पीरियड बीतेगा, उत्तर वैदिक पीरियड बीतेगा, लास्ट अंतिम चरण होगा उत्तर वैदिक पीरियड का, जहां पे महाजनपदों का युग शुरू होता है, बौद्ध धर्म का युग शुरू होता है। उसी समय महाजनपद के समय मगध के साम्राज्य के आसपास लोहे का पहली बार प्रमाण प्राप्त होता है। अर्थात लोहे का पहली बार जो पहचान हुई, लोगों को परिचित हुए, वो कब? उत्तर वैदिक काल के बाद। और यहां प्रश्न क्या पूछा? ऋग्वैदिक, इसीलिए डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के में ये प्रचार प्रसार में आता है। और एक और नाम याद रख लेना कि वैदिक साहित्य जितने भी आप पढ़ोगे उसमें कृष्ण अयस नाम दिया गया। लोहे के लिए क्या कहा गया? कृष्ण अयस। अयस मतलब लोहा होता है।
देखिए, अगर आप इस तरीके से टेस्ट पेपर करते हो ना मेरे साथ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैं सिखा दूंगा, और कैसे आप हर एक फैक्ट को रिवाइज कर पा रहे हो ये भी चीज़ें सीख लोगे, और कैसे आपको रिवीजन करना ये भी सीख लोगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था क्या? जब पश्चिमोत्तर भारत का मतलब हो गया आपका जो आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वो प्राचीन समय में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय जब सिकंदर आया था बेबीलोन से, तो क्या यहां पर उसने आक्रमण किया था? तो नहीं दोस्तों, उसने जब आक्रमण किया था तब भारत में घनानंद का शासक था, शासन चल रहा था, यानी नंद वंश के शासक थे घनानंद। जी हाँ, ये वही घनानंद है जिनको चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा, समाप्त किया और नंद वंश का समापन करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। परंतु जब सिकंदर आया था तब घनानंद का शासन था, और 325 ईस्वी की बात है, यानी 325 ईसा पूर्व की। और सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। यह बात बिल्कुल सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। और इसी युद्ध को एक और नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग हाइडे स्पीज का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइडे स्पीज युद्ध भी कहते हैं कि सिकंदर ने पोरस के साथ लड़ा था। तो केवल दूसरा सही होगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कुछ यहाँ पे स्थापत्य कला है और उनके संस्थापकों की बात की गई है। जैसे अतरकीन का दरवाजा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अतरकीन का दरवाजा तो आपको इल्तुतमिश ने बनवाया था, लेकिन अगर आप इसे गूगल करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें दिखाएगा कि गुजरात विजय के दौरान अकबर ने किया, क्योंकि आप उसे आधा अधूरा पढ़ रहे हो। असली बात क्या थी? अतरकीन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया, लेकिन जब आगे चल के जब अकबर ने गुजरात की विजय की थी और पहली बार समुद्र को देखा था, तो उसने उस उपलक्ष्य में एक बुलंद दरवाजा बनवाया। लेकिन बुलंद दरवाजे का नक्काशी कैसा होना चाहिए था, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों के लिए जो प्रेरणा स्रोत था वो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किए गए अतरकिन दरवाजे से लिया गया। तो कह सकते हो कि जो बुलंद दरवाजा था और अतरकिन दरवाजा लगभग एक जैसा देखने को मिलता है, लेकिन स्थापना ध्यान रखना इल्तुतमिश है, और यही प्रेरणा स्रोत बनता है बुलंद दरवाजे के लिए जो आगरा में स्थापित है। आगे चलते हैं, हजार सितुन महल की बात करें तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित की थी। और चार मीनार की बात करेंगे तो इसको कुली कुतुब शाही ने स्थापित किया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की स्थापना की थी। और इस आधार पे आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक ने इतलाक प्रथा प्रारंभ की थी? इतलाक प्रथा शायद ही मैक्सिमम लोगों ने नहीं सुना होगा, ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। आप देखो, इसको शुरू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। असल में जो इतलाक प्रथा थी ये एक प्रकार का नियुक्ति पत्र होता था, या हुंडी कह सकते हो। इसी के माध्यम से सैनिक को राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त होता था। यानी जो सैनिक एक बार स्थायी सेना में अपॉइंट हो गया, नियुक्त कर दिया गया, तो उसको एक क्या दिया जाता था, एक पेपर दे दिया जाता था इतलाक प्रथा के अंतर्गत कि अब आप जो है कि हमारी सेना के एक सदस्य हो चुके हैं और आपको रेगुलर तौर पे वेतन राजस्व अधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिला है क्या? नहीं दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं मिला है, बल्कि नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। और नर्मदा घाटी आपकी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में संबंधित है, न कि शिवालिक। तो इसलिए पहला तो गलत हो गया। अब अगर हम बात करें पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले, बिल्कुल सही बात है। अगर हम आदमगढ़ की बात कर दे तो ये एमपी में स्थित है, और बागौर की बात करें तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। और देखा जाए तो पशुपालन के जो साक्ष्य थे, जैसे जैसे मध्य पाषाण काल समाप्त हो रहा था, अंतिम चरण में था, और नव पाषाण काल का उदय हो रहा था, उसी दौरान हमें पशुपालन के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। हालांकि इसकी पूरी डिटेलिंग मैंने एंशिएंट हिस्ट्री तपस्या नोट्स के अंतर्गत बताई है, जहाँ पे पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, बहुत डिटेल से समझाया। आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना तपस्या वीडियो पे जाके, वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न एक आ रहा है आपके सामने, ताम्रवती नामक पाषाणिक स्थल कौन सा था जहां के निवासी कृषक और पशुपालक दोनों थे और तांबे को गलाना भी जानते थे? असल में ये आहार संस्कृति, जो कि एक ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति थी, तो ये कब की संस्कृति है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, और ये ग्रामीण सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पे क्या होता था, सबसे अधिक तांबे बहुतायत में मिलते थे, और ये जो जगह है ये आपके राजस्थान में थी, और इसी को तांबे की अधिक बहुतायत में मिलने की वजह से ताम्रवती भी कहा जाने लगा। अगला प्रश्न सैंधव सभ्यता के बारे में। सैंधव सभ्यता के बारे में सही कथनों का चयन करना है आपको। तो क्या है भाई सही कथन की बात करें, हुलास नामक
स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मिला है क्या? नहीं। ये आपका जो हुलास स्थल है दोस्तों, ये आपके सहारनपुर में स्थित है। कहाँ पे? सहारनपुर में। पहला गलत हो गया। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के वाचन से यह पता चला कि इस सभ्यता के लोगों को सुमेरियन सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध था। बस यहीं पे आप गलती कर जाओगे। आपको लगेगा हाँ सर हमने पढ़ा है कि सुमेरियन सभ्यता से, फारस की सभ्यता से इनका संबंध रहा है, लेकिन मेरे दोस्त पहली लाइन को जरा फिर से पढ़ो। लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन, अभी तक आप लगातार पढ़ते आ रहे हो कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, पहली चीज तो चित्राक्षर है, चित्रों के द्वारा बनाया गया है, और दूसरा आज तक उसे पढ़ा ही नहीं गया है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रही है। तो यहाँ पे वाचन कैसे हो गया? तो यानी पहला स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया, तो ये भी गलत। हड़प्पा वासियों को सोने, चांदी और लोहे की जानकारी थी। अभी मैंने ऊपर बताया था लोहे के प्रश्न को कि महाजनपद काल में जाके लोहे की जानकारी होती है, तो हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, पाषाण काल में तो था ही नहीं लोहा, तो ये भी गलत हो गया। ये आप देख रहे हो किस तरीके से प्रश्न सॉल्व होते हैं और किस तरीके से आप प्रश्न गलत कर जाते हो। एक एक शब्द पे अगर ध्यान नहीं दोगे ना, तो जल्दीबाजी में आप जल्दी जल्दी करोगे कि हाँ सोना चांदी का तो बनाते थे, बस आप टिक लगा के चले आओगे और यहीं पे गलतियां हो जाएंगी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मोहर थी उस पर सामान्यतः 5 प्रकार के जानवरों के चित्र मिलते हैं। कौन कौन से जरा 5 प्रकार के जानवर, अगर मैं उसका नाम लिख दूं तो कैसा रहेगा? देखो नोट कर लेना दोस्तों, हाथी, बाघ, भैंसा, साथ ही साथ गैंडा और हिरन, ये 5 प्रकार के जो है कि जानवर होते थे, जबकि इसमें 2 हिरनों की मूर्ति लगाई गई थी, यानी कि 2 हिरनों की पिक्चर थी। और अगर मैं आपको बता दूं तो इनकी जो मोहरें थी सामान्यतः एक आयताकार होती थी और एक वर्गाकार होती थी। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वर्गाकार को माना जाता था, आयताकार को नहीं। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट ये क्यों गलत थे वो भी मैंने बता दिया, और डी क्यों सही है वो भी बता दिया। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जहां से अन्नागार का विवरण मिला है, ये किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए ये आपके गोरखपुर में स्थित है। कहां पे? गोरखपुर में स्थित है। और अगर हम बात करें तो ये जो सहगौरा ताम्रपत्र है, ये आपके दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का है। किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। और ऐसी जानकारी मिलती है कि आपदा और अकाल की स्थिति में अतिरिक्त धन वितरण करने के लिए अन्नागार बनाए गए थे कि जितना भी उपज होगा उसको अन्नागार में रखा जाएगा, यानी कि एक तरीके से स्टोर किया जाएगा कोल्ड स्टोरेज के तौर पे, जो आज भारत सरकार करती है कि जब भी प्राकृतिक आपदा आएगी, अकाल जैसी कोई समस्या आएगी, तो हम ग्रामीण लोगों को या गांव के लोगों को बांट देंगे, वितरित कर देंगे फल, सब मतलब खाना वगैरह, खाद्यान्न, ताकि कोई समस्या ना हो। तो ये सहगौरा अभिलेख वहां से संबंधित है। अच्छा, गोरखपुर दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो आप देखो कि राप्ती नदी पर स्थित है। किस पे? राप्ती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथनों की बात करिए। अब जिसने भी मेरी तपस्या नोट्स की क्लास की होगी एंशिएंट हिस्ट्री को, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ से बहुत आराम से हर एक चैप्टर से कर रहा होगा, ये मैं गारंटेड दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से उसे सेट किया गया ना कि सारे क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले, ये बात बिल्कुल सही है। लोथल है, रंगपुर है, ये सभी खंभात की खाड़ी से मिलते हैं। अच्छा, लोथल की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भोगवा नदी पर स्थित है। किस पे? भोगवा नदी पर स्थित है। राजस्थान के भिलवाड़ा में स्थित कालीबंगा नामक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो बस यहीं पर थोड़ा गलत है। हालांकि कालीबंगा से देखिए जुते हुए खेत के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन वो भिलवाड़ा में स्थित नहीं है। वो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ नाम का एक जिला है, ठीक है, हनुमानगढ़ नाम का एक जिला है, वहां पर स्थित है, जो कि आपके घग्गर नदी के तट पर है। किस पे? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो ये वाला गलत हो गया। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के शिलालेख मिले, यह भी सही है। हरियाणा में स्थित बनावली से पक्की ईंटों या पक्की मिट्टी के बने हुए हल की प्रतिकृति मिली है, यह भी सही है। तो केवल बी वाला आपका गलत हो जाएगा। और क्यों गलत है? मैंने बता दिया कि इसमें जिले की प्रॉब्लम है, इसलिए गलत है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में से कौन सी सिंध में अवस्थित नहीं है? देखिए जो सिंध का क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों ही सिंध में स्थित हैं। परंतु अगर हम हड़प्पा की बात करें तो ये भी दोस्तों है तो पाकिस्तान में ही, लेकिन पाकिस्तान का जो पंजाबी क्षेत्र है, जैसे आधा पंजाब कहाँ पे आया? भारत के अंतर्गत आ गया, और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो जो पाकिस्तान में जो पंजाब वाला हिस्सा है वहां पर ही हड़प्पा की खुदाई मिली थी, अर्थात हड़प्पा मिला था। तो ये सिंध प्रांत के अंतर्गत नहीं आता, जबकि मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों ही सिंध प्रांत के अंतर्गत आ जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथनों का चुनाव कीजिए। भाई उपनिषदों का जो मुख्य विषय क्या वो कर्मकांड है? नहीं दोस्तों, बल्कि ये तो दर्शन पे आधारित हैं। किस पे आधारित हैं? दर्शन पे आधारित हैं, जो कि इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। जो वेदांतों का अध्ययन करने के लिए उपनिषदों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये कर्मकांड पे आधारित नहीं होते हैं।
पहला गलत हो गया। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई है, यह भी बात सही है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख यानी कि जो नचिकेता का जो संवाद है वो कठोपनिषद यानी कि कठो मतलब कठ प्लस उपनिषद में किया गया, यह भी सही है। और सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जबाल उपनिषद या जबालोपनिषद में कहा गया है, यह भी सही है। तो केवल कौन सा गलत हो जाएगा? पहला गलत होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों ने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की थी क्या? तो हम कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल की गई थी। और अगर हम दूसरा पढ़े, लोपामुद्रा नामक विदुषी इस जो ऋषि विश्वामित्र की पत्नी थी क्या? तो नहीं। एक नाम आपने सुना होगा अगस्त ऋषि का, ठीक है, तो ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा, न कि विश्वामित्र की। तो केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है आपका, बोगाज कोई क्यों प्रसिद्ध है? आपने कई बार सुना होगा कि एशिया माइनर में एक जगह है दोस्तों, ठीक है, एशिया माइनर से आपका बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त होता है। और कब ये प्राप्त होता है? लगभग 1400 ईसा पूर्व प्राप्त होता है। कहां से? एशिया माइनर से बोगाज कोई अभिलेख। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। जो हमारे ऋग्वेद में मिलते हैं वैदिक देवताओं के नाम उत्तर वैदिक काल में, वही नाम यहाँ पे बोगाज कोई में भी देखने को मिले। जैसे कौन कौन से नाम थे? इंद्र के नाम थे, ठीक है, और वरुण के नाम थे, और किसका नाम था? मित्र का नाम है, और किसका है? नासत्य। तो ये 4 प्रकार के जो वैदिक देवता हैं, इनके नाम उल्लेख मिलते हैं, इसीलिए ये वाला फेमस है, बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में भाई सिंधु नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा नाम से संबोधित किया जाता था क्या? तो ऐसा नहीं है, सिंधु नदी नहीं थी, वो नदी का नाम क्या था दोस्तों? सरस्वती। क्योंकि अगर आप देखोगे सिंधु नदी का जिक्र तो लगभग 200 से अधिक बार मिलता है, और सरस्वती का हालांकि जिक्र बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक टाइम में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। कैसी मानी जाती थी? सबसे ज्यादा पवित्र नदी मानी जाती थी, इसीलिए उसको मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा यानी माता का दर्जा, देवी का दर्जा और नदियों की माता के दर्जे के रूप में दिया गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, दशराग युद्ध बिपाशा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बिपाशा नदी पर नहीं हुआ था। ये किस पे नदी पे हुआ था? परुष्णी नदी पर हुआ था, जिसको आज हम रावी नदी का तट भी कहते हैं। तो यहां पे ना तो पहला सही हुआ और ना ही दूसरा सही हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ठीक है, ये कई बार आपने मंत्र का उच्चारण भी किया होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय का मतलब क्या होता है? कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मुझे मां। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि ये जो कथन है ये मूलतः कहां से लिया गया? तो ये उपनिषद से लिया गया, लेकिन वो कौन सा उपनिषद है? तो उसका नाम क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। क्या नाम है उसका? बृहदारण्यक उपनिषद, यहां से इसको लिया गया है। और अभी हमने पढ़ा कि कठोपनिषद में क्या था? तो नचिकेता की जो संवाद था उसकी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था क्या? तो आपने 16 महाजनपद में कुशीनगर में रहने वाले महाजनपद का नाम सुना होगा, जिसका नाम था मल्लगढ़ राज्य। तो मल्लगढ़ राज्य में दोस्तों इनका महापरिनिर्वाण होता है, यानी कि निधन होता है, और वहीं पर इनके लिए एक स्तूप बना दिया जाता है। हालांकि वो स्तूप आगे आएगा, लेकिन अभी तक जब हम वहां नहीं पहुंचे, तो आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि उसका क्या नाम था, रामाभर था या घोषिताराम था। ये मैंने एक आइडिया दे दिया, आपको हिंट दे दिया। तो यहाँ पे पहला गलत कि लिच्छवियों का गणराज्य नहीं था, बल्कि मल्लगढ़ राज्य था। और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में व्यतीत की थी क्या? तो ये भी गलत है। देखिए महात्मा बुद्ध ने क्या किया था कि सर्वाधिक जो वर्षा ऋतुएं थी या जो सर्वाधिक समय व्यतीत किया, वो तो व्यतीत किया था दोस्तों श्रावस्ती में। अगर इस तरीके से होता तब सही मानते, लेकिन यहां पूछ रहा है कि अंतिम, और अंतिम वाले की अगर मैं बात करूं तो ये वैशाली में व्यतीत की गई थी। कहां पे व्यतीत की गई थी अंतिम वर्षा ऋतु? वैशाली में। इसीलिए न पहला सही हुआ, सॉरी यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो दोनों ही गलत है भाई, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न आप पूछ रहा है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, और इस समय मगध का शासक कौन था? यही चीज मैंने ऊपर बता दी थी सारी चीजें। तो अगर हम बात करें उस समय शासन कौन कर रहा था? हर्यक वंश का अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार को मार के सत्ता को प्राप्त किया था। तो किसने अध्यक्षता की थी पहले वाले की? महाकश्यप ने, ठीक है। और इसी दौरान 2 रचनाएं भी हुई थी, अभी मैंने ऊपर बताया, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने की? आनंद ने। और विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने। तो ये चीजें, कुछ बेसिक चीजें आपको याद रहेंगी, बार बार रिपीट होंगी, तभी आपकी तैयारी और बेहतर होगी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई थी क्या? अभी मैंने क्या बताया कि जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे? कश्मीर कुंडल वन में। कब हुई थी? फर्स्ट एडी यानी कि पहली शताब्दी में। कौन शासक था उसमें? कुषाणों के शासन के अंतर्गत कनिष्क का शासनकाल था और वहीं पर हीनयान और महायान शाखा का विभाजन होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो भैया गलत हो गया, सीधी सीधी बात है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा मूर्ति उपासना और अनुष्ठान में विश्वास रखती है, बिल्कुल। हालांकि हीनयान जो है कि जो शाखा थी वो मूर्ति उपासना में विश्वास नहीं रखती थी, क्योंकि स्वयं महात्मा बुद्ध जो है कि जब हिंदू धर्म के खिलाफ सामने आते हैं लोगों को लेकर, तो उन्होंने कर्मकांड, मूर्तिवाद, आडंबरवाद, पूजा पाठ, इन सब का विरोध किया था। तो भला बाद में क्यों जो है कि आप महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर ही पूजा करने लगे? यानी जिन सिद्धांतों पे महात्मा बुद्ध चले थे, आपने उन्हीं सिद्धांतों को धूमिल कर दिया, उन्हीं सिद्धांतों को समाप्त कर दिया और महायान शाखा ने क्या किया? मूर्ति बनानी शुरू कर दी। और इसी वजह से मथुरा कला का जो विकास हुआ है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ है और मथुरा कला में ही सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया। यानी जो महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी है वो मथुरा कला में ही बनी है। तो ये चीज देख पा रहे हो कैसे महायान से जुड़ती जा रही है मूर्ति पूजा। तो ये दूसरा तो सही हो गया। और बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय माना जाता है, बिल्कुल, कि बोधिसत्व का मतलब होता है कि आप एक अच्छे आचार विचार की तरफ आगे बढ़ो, यानी मोक्ष की प्राप्ति वाले साधन की तरफ बढ़ो। तो ये इसी का मानना था महायान का। तो यहाँ पे तीसरा भी सही है। अब यहाँ पे सही पूछा जा रहा था तो बी सी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का संबंध किससे है? तो गुप्त काल से दोस्तों, क्योंकि गुप्त काल के दौरान ही भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा का निर्माण किया गया था। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? कई बार आपने इसको पढ़ा होगा। भूमि स्पर्श की मुद्रा का मतलब है कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो रहा था तो इसका प्रमाण देने के लिए उन्होंने भूमि को स्पर्श करते हुए कहा कि भूमि मेरी साक्षी है, मेरे ज्ञान की साक्षी है, कि इन्हें पता है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि नहीं। तो ये साक्षी माना जाता था। अब अगला प्रश्न है आपका, पार्श्वनाथ के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान मेरे दोस्त करनी है। तो असत्य कथन हम बाद में देखेंगे, पहले पढ़ेंगे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि 24वें तो महावीर स्वामी जी थे। पार्श्वनाथ का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी अशोसेन के महल में हुआ था। देखिए अयोध्या में क्या था ना, जैन धर्म के लगभग 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था, जिसमें पहला ऋषभदेव का भी इसी में था। परंतु पार्श्वनाथ जी के संदर्भ में ऐसा नहीं है। पार्श्वनाथ जी का जो संबंध है वो काशी से है, या यूं कहें कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। तो ये तो गलत हो गया भैया। पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। हाँ, ये बात सही है, सम्मेद पर्वत पे प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ है, न कि अयोध्या में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन या संप्रदाय भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताता है? यानी कौन ऐसा मानता है कि अगर आप भाग्य पे ज्यादा भरोसा कर रहे हो ना, तो फिर आप कर्म करना ही छोड़ देते हो, और दूसरी बात, आप भाग्य को ही सबसे शक्तिशाली बना देते हो और कहते हो यार कि हमारे भाग्य में बस इतना ही लिखा था, हमें मिल गया, हमने बहुत मेहनत की, जबकि असल में आप मेहनत करते ही नहीं हो। ठीक है, तो ये जो दर्शन है ये आपके आजीवकों का दर्शन है। किसका? आजीवक संप्रदाय का। क्योंकि मेरे दोस्त ये सामान्यतः ईश्वर या ईश्वर या फिर कर्म कह सकते हो कि कर्म में विश्वास रखते ही नहीं थे। ठीक है, और ये नियतिवाद थे और इसकी स्थापना मखली गोशाल ने की थी। इसकी संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल थे। अगला प्रश्न 25 नंबर पे, असत्य कथनों को पहचानना है आपको। जैसे क्या होगा कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, बिल्कुल सही बात है, हेलियोडोरस ने इसको बनवाया था विदिशा नामक जगह पे, जो कि एमपी में है। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, बिल्कुल सही बात है कि कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया। इसमें यशोदा पुत्र नहीं, देवकी पुत्र, जो जेल में पैदा होते हैं। और अलवार संतों का संबंध वैष्णव धर्म से, यह भी बात सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है स्टेटमेंट है जो गलत हो, सारे के सारे सही है। और जो नैनार की बात होती है ना, नैनार की, ये आपका सामान्यतः शैव धर्म से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? शैव धर्म से। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 26 नंबर पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 आपसे असत्य कथन की पहचान पूछने कह रहा है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद नंद की कलिंग विजय के विषय में सूचना मिलती है क्या? तो हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यानी जो हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल का, वहां से नंद राजा महापद नंद की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है कि हाँ, इन्होंने कलिंग पे विजय किया था।
आगे बुद्ध काल में अवंती का राजा चंड प्रद्योत था, यह भी बात सही है। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का था, जिसे उसने पांडु रोग से ग्रसित राजा चंड प्रद्योत के उपचार हेतु भेजा था, यह भी बात सही है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के सोने से बने आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के होते थे, तो बस यहीं पे गलती हो गई, क्योंकि ये जो पंचमार्क सिक्के होते थे दोस्तों, वो सामान्यतः आपके चांदी के बने होते थे। किसके? चांदी के, सोने के नहीं होते थे। इन पे पशुओं के, प्रकृति के, इन सभी की मोहर लगी रहती थी, यानी कि चित्र बने होते थे, और इसी को इसलिए पंचमार्क कहते थे, लेकिन ये चांदी के होते थे। इसलिए डी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ये सोने के नहीं है। अगला प्रश्न है, यूनानी आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करो। पहला, सिकंदर ने रावी नदी के तट पर पौरुष यानी कि पोरू को पराजित किया था, तो नहीं मेरे दोस्त, झेलम नदी थी। वो कौन सी नदी थी? झेलम नदी। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शुंग वंश का शासन था, नहीं मेरे दोस्त, नंद वंश का शासक था। और नंद वंश कौन था? नंद वंश में उस समय घनानंद का शासन था। किसका था? घनानंद का शासक था। ठीक है। अब यहाँ पे सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, नहीं मेरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। मगध का राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन था, हाँ भाई ये बात सही है, और इसीलिए डी ऑप्शन ही केवल सत्य है। अगला प्रश्न है आपका, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक आंदोलनों का मतलब सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? एक तो कन्नौज में करते थे और एक प्रयागराज में करते थे। अच्छा, प्रयागराज में जो करते थे ना, वो हर 5वें वर्ष पे होता था। हर 5वें वर्ष पे लगभग जो है कि अपनी संपत्ति जो है कि सभी कुछ दान में कर देते थे। तो जब हर्षवर्धन जिस वाले में शामिल हुआ था, ठीक है, उसे हम छठवें के रूप में जानते हैं, और उस समय ह्वेनसांग भी उसके साथ शामिल हुआ था। कौन हुआ था शामिल? ह्वेनसांग भी। और इसको क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद कहा जाता था दोस्तों। क्या कहते थे इसको? महामोक्ष परिषद। तो ये तो हो गया प्रयाग वाला। लेकिन कन्नौज में भी उसने विभिन्न धर्मों के जो धर्माचार्य थे, जो गुरु थे, उनकी सभा को बुलाया था, और उसकी अध्यक्षता भी ह्वेनसांग के द्वारा ही की गई थी। इसीलिए दोनों ही धार्मिक सम्मेलनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो उसका नाम हो जाएगा आपका, क्या नाम होगा? अरिकमेडु। क्या हो जाएगा? अरिकमेडु। और अगर हम देखें तो ये पूर्वी घाट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी घाट पे। अच्छा, जो ऑप्शन में बाकी दिए गए ना, ये भी एक तरीके से बंदरगाह है। जैसे ताम्रलिप्ति बंदरगाह की बात करोगे तो ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आएगा, बंगाल की खाड़ी में कह सकते हो। अगर तोंडी की बात करोगे तो तोंडी के साथ एक और नाम ले लो आप, मुसरी। मुसरी और तोंडी ये दोनों ही चेर साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिमी घाट, ध्यान से समझना, पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह थे। तो ताम्रलिप्ति किस पे? पश्चिम बंगाल यानी पूर्वी घाट हो गया। तोंडी और मुसरी कहाँ पे थे? पश्चिमी घाट पे थे। अरिकमेडु कहाँ पे था? पूर्वी तट पे था। और यही जो है कि प्रमाण देने वाला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, तमिल ग्रंथों में से किस ग्रंथों को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? लघु वेद, तो इसको कहा था कुराल, या फिर दूसरी भाषा में इसे कुरल भी कहते हैं। और इसकी रचना की गई थी दोस्तों तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई थी। तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई थी इसकी रचना तमिल भाषा में, और इसे लघु वेद की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो यह मंदिर दोस्तों सरस्वती देवी को समर्पित है, और ये परमार के शासक थे। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये धार के अंतर्गत था, धार एमपी के अंतर्गत आता है, वहां पर था। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? किस में बना है दोस्तों? द्रविड़ शैली में। अगर हम द्रविड़ शैली की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्वालियर का तेली मंदिर, देखो देखा जाए तो अगर इस मंदिर की नक्काशी देख लो, सजावट देख लो, या मूर्तियां वगैरह देखो, तो सामान्यतः ये उत्तर भारत की शैली को फॉलो करता है, जो कि नागर शैली के नाम से जानी जाती है। लेकिन अपवाद के तौर पे इसका जो शिखर है, यानी कि जो मंदिर का ऊपरी भाग है, ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। जैसे दक्षिण भारत में आप लिपाक्षी मंदिर को देख सकते हो, मीनाक्षी मंदिर को देखो, तंजावुर मंदिर को देखो, जो बड़े बड़े जो है कि पूरी द्रविड़ शैली को फॉलो करते, कई सारी मंजिला उसमें बनी होती है। लेकिन उत्तर भारत में ऐसा एक अपवाद है, जो कि ग्वालियर का तेली मंदिर, इसीलिए कई बार इसको प्रश्न में पूछा जाता है। बाकी पूरा नागर शैली में निर्मित है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, बृहत्तर भारत पर पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भैया वो कोई और नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, जो कि मगध के ऊपर शासन करते हुए उन्होंने पूरे उत्तर भारत पे अपना कब्जा कर लिया। और पहली बार ऐसा था कि इसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भारत का एकीकरण कर दिया गया।
अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए गए? तो देखिए, ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसमें राजनीति पे पूरी की पूरी व्याख्या की गई है कि एक राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, जनता के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, राजा के पास शक्तियों के क्या स्रोत होंगे, ये सभी चीजें लिखी गई हैं। और ये कौटिल्य के द्वारा कह दो, विष्णुगुप्त के द्वारा कह दो, चाणक्य के द्वारा कह दो, ये तीन इनके नाम अलग अलग थे। अच्छा, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का मतलब था कि उसमें 7 अंग होते हैं जो राज्य को चलाते हैं। सबसे पहले तो उसका हो गया राजा। अब राजा हो गया तो भाई राजा के साथ एक सहयोगी होता है जिसको हम कहते हैं अमात्य या मंत्री कह सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे जनपद, यानी जहां पे वो शासन कर रहे हैं, और उसके बाद उस जनपद को घेरे रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग होना चाहिए यानी कोला, और इस किले और ये पूरी जनता के ऊपर खर्च करने के लिए कोष होना चाहिए यानी कि फंड, और जरूरत पड़ने पे आप दंड भी दे सको, और जरूरत पड़ने पे आपके पास एक मित्र भी होना चाहिए। तो 7 सिद्धांत है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। अच्छा, इसी के साथ इसमें एक और सिद्धांत दिया गया जिसको हम लोग सप्तांग सिद्धांत के साथ साथ हम मंडल सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल सिद्धांत। अच्छा, ध्यान देना कि मंडल सिद्धांत का सामान्यतः संबंध किससे है? विदेश नीति से है। यानी उस समय के जो राज्य होते थे वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा संबंध रखते हैं, ये मंडल सिद्धांत पे डिपेंड करेगा, जिसमें शत्रु, अरि, मित्र, ये सब टर्म्स यूज होती हैं, तो इसे विदेश नीति कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। मौर्य काल में व्यापारिक कारवों के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी, यह भी सही है। कालसी, गिरनार, मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए अशोक के, यह भी सही है। एग्रोनोमई कृषि अधिकारी को कहा जाता था क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्रोनोमई आज के डीएम साहब को कहते हैं। किसको? जिलाधिकारी को या फिर डीएम को। हालांकि इसका एक अतिरिक्त कार्य भी था जो कि मार्ग का निर्माण कराना। तो कई बार होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मार्ग या सड़क का निर्माण करने वाला जो अधिकारी था उसका क्या नाम होता है? एग्रोनोमई होता है। तो इसे याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपका, सम्मत पासादिका ये जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है? बुद्ध घोष ने लिखा है। नेक्स्ट है 37 की बात करें, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश यानी गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य, ये पुष्यगुप्त कौन था? वैश्य था। ठीक है, इसके द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख किया गया है। तो ये जो उल्लेख आपको मिलेगा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से मिलेगा, और सामान्यतः इसमें नहरों के निर्माण करने की बात की जाती है, और ये 150 ईस्वी पुराना जो है कि रुद्रदामन का शिलालेख है। और रुद्रदामन कौन था? शक शासक था। कौन था दोस्तों? शकों का शासक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, घोषिताराम जो मठ है दोस्तों वो नालंदा में नहीं था, बल्कि कहां पर स्थित था? ये कौशाम्बी में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। रामाभर स्तूप की बात करेंगे तो कुशीनगर में जो महापरिनिर्वाण जहां पे हुआ है। सहेत महत की जो पहचान है वो श्रावस्ती के रूप में की गई थी। और धमेक स्तूप या चौखंडी स्तूप भी कह देते हैं कभी कभी, या दूसरा स्तूप होता है, हालांकि ये दोनों ही सारनाथ में यानी बनारस में स्थित है। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया? पहला वाला। अगला प्रश्न है आपका 38 के बाद 39। क्या कहता है अगला प्रश्न? यहां पे कथनों को पढ़ना है कि श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पता चलता है, और खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है क्या? तो यहां पे आप देखोगे दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, एग्रोनोमोई को मार्ग निर्माण कहते हैं, या दूसरे भाषा में हम डीएम अधिकारी भी कह सकते हैं। पौतवा अध्यक्ष को तौल माप का अधिकारी कहते हैं। सूना अध्यक्ष को बूचड़ खाने का। लेकिन अकरा अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो ये वाणिज्य से संबंधित नहीं है। अकरा अध्यक्ष की बात करेंगे तो जो माइनिंग्स होती है ना, जो खान होती है, खानों के नियंत्रणकर्ता के रूप में ये काम करते हैं। मतलब कि जो खान वगैरह होती थी उनका नियंत्रण करता था। जबकि वाणिज्य विभाग से संबंधित कौन होता था? तो वाणिज्य विभाग से संबंधित व्यक्ति को हम पड़याध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? पड़याध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में धर्म अस्थि एवं कंटक शोधन क्या थे? तो ये न्यायालय थे दोस्तों। धर्म अस्थि की बात करेंगे तो दीवानी मामले देखता था, और कंटक शोधन की बात करेंगे तो फौजदारी मामले देखता था। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे न्यायालय। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, कृषक के रूप में उसने नाम दिया कि एक वर्ग कृषक होता है, एक वर्ग पशुपालक होता है, एक वर्ग दार्शनिक होता है, और बाकी उसने 4 वर्ग बताए थे कि एक कारीगर वर्ग होता है, योद्धा वर्ग होता है जो कि सैनिक होते हैं एक तरीके से, निरीक्षक वर्ग होते हैं जो कि ऑब्जर्वेटर होते हैं, और सभासद भी उसने बताए थे। लेकिन उसने दास प्रथा को इग्नोर किया था, और यही इसकी गलत व्याख्या थी, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ दास प्रथा मौजूद थी, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि दास प्रथा मौजूद नहीं थी। तो यही गलत है। तो 42 का हो जाएगा डी, कि इन्होंने 7 वर्ग में इसे शामिल नहीं किया। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? तो भाई जाहिर सी बात है बुद्ध का समर्थक होगा, तो वो कौन होंगे? कनिष्क होंगे महोदय। तो कनिष्क के जो है कि सिक्कों पर मिलता है अंकन। अगला प्रश्न है आपका, रबतक अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो ये भी आपके कनिष्क से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि जो रबतक है ये आपके अफगानिस्तान में स्थित है, आज भी अफगानिस्तान में स्थित है। और इस रबतक अभिलेख में 4 प्रमुख शहरों के नाम दिए जाते हैं, जैसे एक आपका नाम मिलेगा साकेत, एक आपका नाम मिलेगा कौसाम्बी, एक आपका नाम मिलेगा चंपा, एक आपका नाम मिलेगा पाटलिपुत्र। देखा जाए तो ये जो रबतक अभिलेख है इसमें कहीं ना कहीं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल है महत्वपूर्ण, उन सभी के नाम देखने को मिलते हैं और ये कनिष्क का है, अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है 45, कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? देखिए तक्षशिला जो लेख है वो पतिक का है। किसका है? पतिक का। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख अभी आपने पढ़ा, सातवाहन का तो हो ही नहीं सकता, शक शासक का है। और कौन से शक शासक? रुद्रदामन का है। गांधार कला विकसित हुई थी कब? कुषाण शासन में। कब हुई थी? कुषाण शासकों के समय हुई थी, जो मथुरा से संबंधित भी मानी जाती है। भीतरी स्तंभ लेख की बात करें जो गाजीपुर में स्थित है, यह समुद्रगुप्त का नहीं है दोस्तों, बल्कि किसका है? स्कंदगुप्त का है। किसका? स्कंदगुप्त का है। तो यहां पर आपने देखा। अच्छा, समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था और कौसाम्बी में था। परंतु जब आगे चल के मुगल काल में अकबर ने इलाहाबाद का किला बनवाया तो उसे क्या किया? उठा के कहां ले गया? कौसाम्बी से निकाल के प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया और उस पे अपने बेटे जहांगीर के बारे में भी कुछ जानकारियां लिखी। और यही वजह है कि प्रयागराज के स्तंभ लेख पे आपको जहांगीर की भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे तो पहला ही केवल सही है। अगला प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भैया 46 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सातवाहन शासकों ने सोने, चांदी, तांबे के सिक्के जारी किए थे। क्या? देखिए तांबे के किए थे, चांदी के किए थे, साथ में उन्होंने शीशे के किए थे। किसके? शीशे के। और प्रोटीन के भी किए थे, लेकिन उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। पहला ही गलत हो गया। गुप्त शासकों ने स्वर्ण और रजत के सिक्के जारी किए थे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप गुप्त शासकों के जो स्वर्ण सिक्के देखोगे तो उन्हें दीनार कहा जाता है और चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता है। अभी आगे मिलेगा ये प्रश्न। और कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के चलाए थे। बिल्कुल सही। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये भी सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि सातवाहनों ने कभी भी सोने के सिक्के नहीं चलाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा जाता है? तो ये इक्ष्वाकु को कहा जाता है। आंध्र भृत्य का मतलब होता है दोस्तों, ये आंध्रों के नौकर थे। किसके थे? आंध्रों के नौकर। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये सातवाहनों के सामंत थे, है ना? सातवाहनों के सामंत थे। किसके थे सामंत? सातवाहनों के। और सातवाहनों का मुख्य रूप से शासन कहाँ होता था? कहाँ पे होता था? मुख्य रूप से आंध्र के आसपास होता था, इसलिए इनको आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका 48, कौन सा कलिंग शासक जैन धर्म में आस्था रखता है? भाई तो कलिंग शासक की बात पूछ रहा है, तो भैया चेदी के अंतर्गत खारवेल शासक है। अगर आप अशोक की बात करोगे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और दूसरे कलिंग शासक की बात कर रहा है तो खारवेल इससे संबंधित होगा। सेतुबंध किसकी ग्रंथ की रचना है? तो ये प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा लिखी गई सेतुबंध। जबकि प्रवरसेन प्रथम ने क्या लिखा है? 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन। क्या लिखा? 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन प्रवरसेन प्रथम ने लिखा। यहां पूछा जा रहा है सेतुबंध, जो कि प्रवरसेन द्वितीय ने लिखा है। आपको बता दें कि ये पश्चिम बंगाल का एक शासन था जहां पे वाकाटक वंश कहलाता था। क्या कहलाता था? वाकाटक वंश। यहाँ के लोग शासक थे। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? जरा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक का उल्लेख मिलता है? तो जहांगीर का मिलता है। मैंने क्या बताया था अभी कि अकबर ने कौसाम्बी से उठा ले गया था, मतलब कौसाम्बी से लेके इलाहाबाद किले में स्थापित करवा दिया जब उसने इलाहाबाद का किला बनवाया, और वहां पे अपना उत्तराधिकारी सलीम के बारे में जानकारी लिखता है। कौन सा कथन असत्य है? देखिए, देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की, ये सही है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन थे, यह भी सही है। मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा का वर्णन मिलता है, यह भी सही है। वो चंद्र कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए कहा गया। और लीलावती के रचनाकार दोस्तों आर्यभट्ट नहीं है। लीलावती की जो रचनाकार हैं वो भास्कराचार्य हैं। कौन है दोस्तों? भास्कराचार्य। जबकि अगर हम आर्यभट्ट की बात करेंगे ना, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है आर्यभट्टियम। क्या नाम है? आर्यभट्टियम। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। ठीक है, तो ये बात तो सही है। मैंने अभी बताया था ना कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको दीनार कहा जाता था, जबकि रजत मुद्राओं को दोस्तों निष्क नहीं
बल्कि रूपक कह दिया जाता था। रूपक या रुपयक भी कह सकते हो। रजत मतलब चांदी की मुद्राओं को, तो ये तो गलत हो गया। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, यह भी सही है। तो यहाँ पे बी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। अब यहाँ पे ये जानना है कि तो फिर निष्क क्या था। निष्क दोस्तों वैदिक कालीन की मुद्राओं को कहा जाता था। किसको? जो वैदिक काल में मुद्राएं चलती थी, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में, उस समय जो स्वर्ण की मुद्राएं चलती थी, किसकी? सोने की, उसको निष्क कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में उद्रंग अथवा उदरंग शब्द किससे संबंधित है? तो ये भूमिकर से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला से संबंधित है? 9 रत्नों में वास्तुकला से कौन संबंधित है? देखिए उसको हम कहेंगे शंकु, क्योंकि शंकु आपके वास्तुकला से संबंधित थे। जबकि छपड़क की बात करेंगे तो ये ज्योतिषी में थे। वेताल भट्ट की बात करेंगे तो ये जादूगर थे। वराहमिहिर की बात करेंगे तो ये खगोलविद थे। ठीक है, तो खगोलविद वराहमिहिर, वेताल भट्ट जादूगर और छपड़क आपके ज्योतिषी थे। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की एक उपाधि सकारी भी है? देखिए ये जो उपाधि ली थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। कब ली थी मेरे दोस्त? जब उन्होंने रुद्र सिंह, ध्यान से समझना, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया, जो कि अंतिम शक शासक था। कौन था दोस्तों? ये अंतिम शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय। और जब इन्होंने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया शकों को, यानी पूरे भारत से शकों का शासन ही समाप्त हो गया, तब इन्होंने सकारी नाम की एक उपाधि ले ली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो गुप्त काल में ताम्रलिप्ति भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था, बिल्कुल सही बात है। और सामान्यतः ये कहाँ पे था? पश्चिम बंगाल में, पूर्वी तट पे। गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ था। तो भृगु कच्छ को आज हम लोग क्या कहते हैं? भड़ौच कहते हैं। और भड़ौच कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है। तो ये पूर्वी भारत कहाँ से हुआ? पश्चिमी भारत हुआ। तो ये तो गलत हो गया। और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का 6% यानी 1/6 था, यह भी सही है। तो केवल बी वाला यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है और सूर्य का चक्कर लगाती है? यह जानकारी हमें आर्यभट्ट ने दी थी, जो कि गणितज्ञ थे। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया था कि आर्यभट्टियम, उस पुस्तक का नाम था। आगे देखते हैं, चोल वंश के शासन काल के शब्द वेट्टी का सही आशय क्या है? भाई वेट्टी, वेट्टी किसे कहते हैं? जब जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर, अर्थात जबरदस्ती आप काम करा रहे हैं, वेतन वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं व्यक्ति को, तो उसे वेट्टी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, डायमेकस और डायोनिसियस नामक 2 विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे भैया? तो ये आए थे आपके बिंदुसार के दरबार में। और बिंदुसार किस संप्रदाय, किस साम्राज्य से संबंधित है? किस वंश से? तो मौर्य साम्राज्य से। जबकि बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों ही हर्यक वंश से संबंधित है। देखिए बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी मगध साम्राज्य के अंतर्गत, या यूं कहे कि मगध की स्थापना की। और उसके बाद उसका बेटा आता है अजातशत्रु, जिसने क्या किया? अपने पिता को मार के गद्दी धारण कर ली। फिर अजातशत्रु को मारने के बाद उदयन आता है, जो कि उसका बेटा था, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर जो आप काम करोगे ना, वही आपके बेटे आपसे सीखेंगे। भाई उदयन छोटा था, उसने देखा कि मेरे पिताजी अजातशत्रु हैं, और उन्होंने क्या किया? मेरे दादा बिंबिसार को मार के गद्दी धारण कर ली। यानी उसने एक चीज सीखी कि गद्दी प्राप्त करनी है, अर्थात पूरी शक्ति प्राप्त करनी है, तो आप अपने पिता की भी हत्या कर सकते हो। इसे वैलिड मान लिया गया, वैध कर दिया गया। तो उसने भी जब बड़ा हुआ, यंग हुआ, जवान हुआ, खून गर्म हुआ, उठाया चाकू, अजातशत्रु को निपटा दिया। उदयन जो है कि फिर शासन करने लगता है। ध्यान देना कि जब उदयन ने यह घटना को अंजाम दिया था, तब उसका बेटा नहीं था। इसीलिए उसका जो आगे की जो पीढ़ी आई थी, उसने उसको नहीं मारा, क्योंकि उसने उस कृत्य को देखा ही नहीं था। तो इसीलिए कहा था कि जो बेटा करेगा, मतलब जो बाप करेगा वही बेटा भी करेगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखा करो, ठीक है। तो यहाँ पे 59 का तो आपने समझ लिया। अच्छा, बिंदुसार का एक और नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं अमित्र घात, यानी जिसका कोई शत्रु भी कुछ ना कर पाए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखो, सार्थवा किसे कहेंगे? व्यापारियों के समूह के नेता को कहते हैं। एरण अभिलेख जो कि सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण है, और ये भानुगुप्त का है। किसका है दोस्तों? भानुगुप्त का। हालांकि अगर हम देखें तो इसमें समुद्रगुप्त की भी कहीं कहीं जानकारी मिल जाती है, और भी अन्य राजाओं की भी जानकारी मिलती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अगर भानुगुप्त का नाम है और समुद्रगुप्त का, तो आपको भानुगुप्त पहले सेलेक्ट करना है। भुक्ति की बात करेंगे तो गुप्तकालीन प्रांत या प्रदेशों को कहा जाता था भुक्ति। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी सही है। अब यहाँ पे एक अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का प्रश्न आपको आरओ में भी देखने को मिल गया था। कैसे? क्योंकि गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? टोटल 11 शासक हुए, लेकिन उनकी क्रोनोलॉजी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको सैयद वंश से संबंधित पूछा गया था, और
मुगल काल के जो शासक थे अंतिम दौर के, उनके भी क्रम से पूछे गए थे आरओ के एग्जाम्स में, जो अभी 11 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो जरा मैं एक तरफ से लिख रहा हूं। देखो, सबसे पहले स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, इन शॉर्ट लिख रहा हूं। फिर उसके बाद शासन कौन करता है? आराम शाह करता है। तुरंत ही इल्तुतमिश नहीं आता, आराम शाह आता है। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आता है, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद आप देखोगे रुकनुद्दीन फिरोज आता है। कौन आता है दोस्तों? रुकनुद्दीन फिरोज आता है। ये हो गया फिरोज। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तब आती है रजिया, इल्तुतमिश के तुरंत बाद नहीं आता है। ठीक है, रजिया आएगी। फिर रजिया के बाद आती है बहराम शाह आता है। बहराम शाह के बाद आता है आपका अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन आता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद आप देखोगे नासिरुद्दीन महमूद आता है। कौन? नासिरुद्दीन महमूद, जिसके शासनकाल में बलबन बहुत शक्तिशाली था। फिर इसकी मृत्यु के बाद बलबन आता है, और बलबन की मृत्यु के बाद उसके दो बेटे कैकूबाद आता है और क्यूमर्स आता है। कैमूर्स भी कभी कभी कहते हैं इसको, क्यूमर्स। तो ये पूरे क्रम थे 11 तक के, ये क्रोनोलॉजी के साथ आप याद रखना। अगला प्रश्न है, गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा था? किस सुल्तान को? तो देखिए, इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जब मस्जिद बनवाता था तो उस मस्जिद के निर्माण करने के बाद उस पर एक नए तरीके से गुंबद का निर्माण करवाता था। जैसे मान लो ये आपकी एक मस्जिद हो गई और इसके ऊपर उसने क्या किया? गुंबद बनवा देता था। तो इसी को हम कहते हैं गुंबद निर्माण का पिता। अगला प्रश्न है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है। और इसने एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद भी उनकी जान बख्श दी थी, इसलिए कहा जाता है क्या? नहीं मेरे दोस्त, वो लाखों का दान करता था, लोगों को देता था, गरीबों की मदद करता था, लाखों रुपए का दान कर देता था, इसलिए उसको लाख बख्श कहा जाता था। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक और टाइटल है जिसको कुरान ख्वां भी कहते हैं, कुरान ख्वां, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर भाषा में, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सुरीली तरीके से कुरान की आयतें पढ़ता था, इसीलिए इसको कुरान ख्वां भी कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भाई, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो मोहम्मद गौरी का जो सिपह सलार था, या यूं कहे कि मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वो लाहौर से ही अपनी गद्दी चलाता था और उसने कभी भी सुल्तान पद की उपाधि नहीं ली थी। वो सेनापति के रूप में ही रहता था, सिपह सलार के रूप में ही, चाहे भले मोहम्मद गौरी मर गया था, लेकिन वो कुतुबुद्दीन ऐबक केवल सिपह सलार के रूप में शासन चलाता था और लाहौर से चलाता था। फिर उसने क्या किया? इक्तेदारी दे दी थी। किसको? क्योंकि मोहम्मद गौरी तो भारत में इक्तेदारी लेके आता है, उसने इल्तुतमिश को बदायूं की जो है कि इक्तेदारी दे दी थी। फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है तब जाके वास्तविक संस्थापक के तौर पे इल्तुतमिश बनता है। कैसे? क्योंकि सबसे पहला काम वो लाहौर से दिल्ली का स्थानांतरण करता है, लाहौर से राजधानी का स्थानांतरण करता है और दिल्ली लेकर आता है। और साथ ही साथ पहला शासक होता है जो खलीफा से उपाधि प्राप्त कर लेता है 1208 ईस्वी में, कि हाँ भाई, अब आप दिल्ली सल्तनत के ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे जो है कि क्या बन गए? शासक बन गए। तो ये इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था? नहीं मेरे दोस्त, इन्होंने तो नींव रखी थी, यानी कि इसके निर्माण कार्य को शुरू किया था। पूरा इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की परंपरा शुरू की थी, यह बात भी सही है। तुगरिल खान ने अलाउद्दीन के समय बंगाल में विद्रोह किया था। तो ध्यान से समझना कि तुगरिल खान ने क्या उस समय विद्रोह किया था? तो आप देखोगे इसने विद्रोह किया था 1279 में। ठीक है, 1279 में। और इस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन ही नहीं था, बल्कि किसका था? बलबन का था। और मैं आपको एक जानकारी दूं, बलबन का ये पहला और आखिरी ऐसा विद्रोह था जो अपने साम्राज्य से बाहर था, क्योंकि बलबन की सीधी बात मानने की थी। उसने यही कहा कि जब तक आपका अपना शासन कंट्रोल में ना हो, अपना शासन प्रशासन मजबूत ना हो, तब तक आप बाहरी शक्तियों से या बाहर के विद्रोह को दबाने का काम मत करो, या बाहरी क्षेत्रीय विस्तार करने का काम मत करो। इसीलिए बलबन ने कभी भी क्षेत्रीय विस्तार पे बल ही नहीं दिया। उसकी नीति यही थी कि जितना शासन मुझे मिला है विरासत में नासिरुद्दीन महमूद से, उतने ही शासन को अगर मजबूती से चला सकूं, उतने ही शासन को कंट्रोल कर सकूं, यही मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फिर भी मजबूरन उसको तुगरिल खां के खिलाफ अभियान करना पड़ा, और ये उसका पहला और आखिरी अभियान था दोस्तों। क्या था? पहला और आखिरी अभियान। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपका कौन कौन सा गलत हुआ? दूसरा गलत है, चौथा गलत है। इसीलिए आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 4 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें दोस्तों? अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे होते हैं आपके पास, अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास तक ये वीडियोस पहुंचती रहें, ताकि वो लोग भी इन क्लास का बेनिफिट ले सकें। चलिए शुरू कर लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 65? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, बिल्कुल सही बात है। और वह अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधाएं देना चाहता था, ऐसा उसका कोई भी मंशा नहीं थी। सिंपल सी बात है, बस वो ये चाहता था कि किसी भी तरीके से, वो क्या चाहता था, ये बात सुनिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्थायी सेना को वो रखना चाहता था जिससे वो अपना साम्राज्य विस्तार कर सके। और उस स्थायी सेना को अगर हम क्या करेंगे, बाजार नियंत्रण के तहत सस्ती वस्तुओं को प्राप्त करवा देंगे, मतलब सस्ती वस्तुएं मिलने लगेंगी, तो सैनिकों को पैसे की अतिरिक्त जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी सारी सुविधाएं बाजार से पूरी हो रही है सस्ते दामों में, जिससे वो राज्य के प्रति अपना समर्पण भाव रखेंगे और पूरी ताकत के साथ राज्य के साथ युद्ध करेंगे। और यही वजह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में मलिक काफूर को भेजा, जफर खां को भेजा था अपने बहुत सारे सैन्य अभियानों को करने के लिए। खुद वो चित्तौड़, ठीक है, रणथंभौर, मालवा, ऐसी ऐसी जगहों पे भी गया था। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि नागरिकों को सुविधा देना है। उसका पूरा प्रमुख उद्देश्य था कि एक स्थायी सेना मुझे बनानी है जो बड़े बड़े अभियान करेगी और मैं भारत पे एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त करूंगा। इसीलिए उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी ली थी, क्योंकि वो अपने आप को सिकंदर से तुलना करता था और कहता था कि मैं भी एक दिन पूरी दुनिया को जीतूंगा, जिस तरीके से सिकंदर ने ये प्रण लिया था। तो भाई पूरी दुनिया को जीतने के लिए एक बड़ी सेना चाहिए, और बड़ी सेना रखने के लिए आपको या तो पैसा उन्हें तो अधिक दो, या फिर उनको फ्री में सब्सिडी के तौर पर उन्हें सुविधाएं प्रदान कर दो। तो ये उसका उद्देश्य था। तो पहला ही केवल सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो अब मैंने यहाँ पे हर एक पहलू से आपको बता दिया, प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा के आए, बाजार नियंत्रण आप सही करके आओगे। अगला प्रश्न है, देखिए पूरे यूट्यूब पे ना दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं देख रहा हूं, देख के मैं किसी के क्रिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं, मतलब जो यूट्यूब वीडियोस हैं वहां पे केवल बस आपको प्रश्न पढ़ा आंसर बता दिया, प्रश्न पढ़ा आंसर बता दिया, बस आगे बढ़ गए। अगर इतना ही करना है तो पीडीएफ मेरे प्लेटफॉर्म से आराम से आप फ्री में डाउनलोड करो टेलीग्राम से, वहां से अपना सॉल्व करते रहो, है ना, वो तो आप कर सकते हो। लेकिन आप टेस्ट पेपर क्यों देखते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे? इसीलिए तो कि हमारी नॉलेज से बेहतर और कुछ मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कुछ कम नॉलेज है और मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो यही तो आपके लिए वीडियो देखने का फायदा हुआ ना। आप अगर वही चीज बस पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और पिछले 65-66 क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा कि मैं किस तरीके से हर एक चीज को एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं। हालांकि इसकी व्याख्या आपको दी रहती है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन उसको पढ़ना नहीं, उसको समझाना है, कैसे करके समझाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, दीवान रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी क्या? तो हम कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। दीवान अमीर कोही, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, बिल्कुल सही है, सामान्यतः कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, जो कि किससे संबंधित था? जो एक तरीके से जो मुस्लिम महिलाएं थी या जो विधवा महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, उनकी शिक्षा वगैरह की व्यवस्था करने के लिए दीवान खैरात। फिर दीवान बंदगान जो दासों के सुरक्षा के लिए था, तो ये सभी चीजें उसने शुरू की थी, ठीक। दीवान अर्ज जो कि एक सैनिक विभाग था, इसकी स्थापना दोस्तों इल्तुतमिश नहीं करता बल्कि बलबन करता है। क्या था ये? एक सैन्य विभाग था, ठीक है, जिसके प्रमुख को दीवान आरिज कहते थे। अगला प्रश्न आपका 67 है मेरे भाई। अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे, वो कौन से 2 महाजनपद थे? वज्जी और मल्ल। कौन से थे दोस्तों? वज्जी और मल्ल। अच्छा, अंगुत्तर निकाय के साथ साथ एक और ग्रंथ होता है जिसका नाम होता है भगवती सूत्र, इसमें भी महाजनपदों की जानकारी होती है। अब ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से है या भगवती सूत्र है जैन धर्म से, ये कंफर्म करो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता के। मैंने कई बार बताया टेस्ट पेपर में, इसलिए अब आप बताओगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पे पूर्व पुरा पाषाण काल से समेत अस्थि निर्मित मातृ देवी, जिसको हम लोग कहते हैं मदर गॉडेस कहते हैं, यानी कि मातृ देवी की प्रतिमा मिली? तो ये लोहदा नाला क्षेत्र से मिली है, जो कि प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के आसपास का जो बेलम नदी घाटी क्षेत्र है, यहां से प्राप्त होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नायब ए मुमालकत का पद सृजन नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में हुआ था क्या? नहीं मेरे भाई, ये उसके शासन काल में तो हुआ ही नहीं था, ये हुआ था मोइनुद्दीन बहराम शाह। तो सिंपल भाषा में मैं कहूँ, बहराम शाह के शासन काल में हुआ था। और इस पर सबसे पहले कौन बैठा था? एतगीन को यह पद दिया गया था, इसलिए केवल दूसरा तो सही है, पहला गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं मेरे भाई कि इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर प्रारंभ विचार कीजिए। भाई इसने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था क्या? अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर एकता व्यवस्था की बात करें, अब स्टेटमेंट तो देखो यहाँ पे दे नहीं रहा है,
भाई एकता व्यवस्था को सही मायने में मोहम्मद गौरी ने शुरू किया था, लेकिन भारत में किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने किया। इसीलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बताया था, बिल्कुल सही बात है, जिसको कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी। परंतु आगे चल के इनकी शक्तियों को कमजोर करने के लिए बलबन ने इसको समाप्त कर दिया। बलबन खुद इसका सदस्य था, लेकिन बलबन ने समाप्त किया। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता भी प्राप्त की थी, बिल्कुल 1208 में इसने मान्यता प्राप्त कर ली, ताकि अधिकृत शासक बन गया, वास्तविक शासक बन गया, बिल्कुल सही बात है। और इसने चांदी का जीतल और तांबे का टंका चलाया था, बस यही बात गलत है, क्योंकि इसने चांदी का टंका चलाया था दोस्तों, चांदी का टंका, और तांबे का क्या चलाया था? जीतल चलाया था, जस्ट अपोजिट कर दिया। तो चौथा गलत हो गया, 1 2 3 सही है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अष्टभुजी मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों के समय हुआ? अष्टभुजी, तो ये होता था तुगलक वंश के समय। यहाँ पे पुस्तक है और यहाँ पे लेखक है। तारीख हिंद की अगर हम बात करें तो ये अलबरूनी की है। रेहला की बात करें तो ये यात्रा वृत्तांत है इब्न बतूता का। तारीख है नौसारी की बात करें तो ये आपका मिनहाज उस सिराज का है। और तारीख फिरोज शाही की बात करें तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 73, यहाँ पे कुछ प्रमुख युद्ध हैं, जैसे चंदावर का युद्ध कौन सा सही सुमेलित है? चंदावर का युद्ध 1194 में, बिल्कुल जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और जयचंद हार जाता है। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था, यह भी सही बात है। पानीपत का पहला युद्ध 1526, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जबकि इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है और वहीं से मुगल वंश की स्थापना बाबर कर देता है। चंगेज खां का आक्रमण 1222 में नहीं हुआ था मेरे दोस्त, 1222 की जगह 1221 में हुआ था, और उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहे थे इल्तुतमिश, और उस समय जियाउद्दीन मकबरनी नाम का एक शासक था, मतलब कि जो फारस की तरफ से भागा हुआ था मकबरनी, और वो जब भारत में आता है शरण लेने इल्तुतमिश से, तो इल्तुतमिश ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए चंगेज खां के आक्रमणों से बचने के लिए उसने मकबरनी को शरण नहीं दी थी। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। अगला प्रश्न, दीवान विजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता था, जो लगान, कर व्यवस्था आदि की देखभाल करता था। तो हाँ भाई, ये बात तो सही है। और विजारत का स्वर्ण काल खिलजी काल को कहा था? नहीं मेरे भाई, खिलजी काल नहीं था, तुगलक काल था। क्या था? तुगलक काल। तो इसीलिए केवल पहला ही सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान था? मैंने अभी बताया था आपको 11 दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम। तो देखिए वहीं से दूसरा प्रश्न भी आ गया, बहराम शाह था। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह था, फिर उसके बाद हमारी रजिया बैठती, रजिया सुल्ताना, जो कैथल में जाके गुंडों के बीच फंस के मर जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखिए दीवान रिसालत की अगर हम बात करें तो ये न्याय विभाग नहीं था दोस्तों, ये होता था धार्मिक मुद्दों का विभाग, यानी जो धार्मिक मुद्दे होते थे उनसे संबंधित ये विभाग था दीवाने रसालत। लेकिन दीवाने बंदगान दास विभाग था, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने खोला था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र का व्यवहार था, और दीवाने विजारत ये वित्तीय मामलात से संबंधित था, जो कि तुगलक वंश से संबंधित था। तो पहला ही वाला आपका गलत हो गया। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे क्या? तो नहीं मेरे भाई, शुद्ध अरबी के सिक्के आपके इल्तुतमिश ने चलाए थे। किसने चलाए थे? सबसे पहले इल्तुतमिश ने। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में हिस्से लिए थे क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये कभी भी गड़े हुए खजाने में हिस्से नहीं लेता था। तो केवल पहला और दूसरा ही गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, फिरोज तुगलक ने खम्स यानी लूट के धन में 4/5 हिस्सा सैनिकों को और 1/5 हिस्सा राजकोष में देना शुरू किया, ये बात सही है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक सेवाओं में प्रजाति विभेदीकरण की नीति को समाप्त कर दिया था, यह भी बात सही है कि वो सीधे सीधे कहता था भाई मैं योग्यता के आधार लोगों को लूंगा, मैं किसी प्रकार का जातिवाद या धार्मिकवाद नहीं करूंगा। तो इसीलिए चौथा और तीसरा तो सही है, पहला दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। बिल्कुल, कब की थी? 1504 में। और इसने फिर क्या किया? इसे अपनी राजधानी भी बनाया। और ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि वह राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना चाहता था। तो यह बात भी सही है। आपको पता है ना कि उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मथुरा, जो कि राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो भाई जब आगरा राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो आगरा में अगर अपनी राजधानी स्थापित कर लेगा तो राजस्थान में जितने भी प्रमुख शासक हैं इन पे कंट्रोल कर सकेगा वो, इसीलिए इसने इसकी स्थापना की थी। इस यहाँ पर 78 का हो जाएगा ए की व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न सिकंदर लोदी के बारे में। उसने गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाना चलाया था। बिल्कुल सही बात है। और ये किसके लिए था? भूमि नाप के लिए था। उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था क्या? ये बात बिल्कुल सही है। उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध भी लगाया, और साथ ही साथ उसने मज़ारों पे, जो पीर मज़ार होती थी उन पे महिलाओं के जाने का भी प्रतिबंध कर दिया कि अब महिलाएं मज़ारों पे नहीं जाएंगी। उसने जकात समाप्त कर दिया था क्या?
जकात यानी संपत्ति कर, ये भी सही बात है। वह तबला बजाने का शौकीन था, नहीं मेरे दोस्त, वह शहनाई सुनने का शौकीन था, तबला बजाने का शौकीन नहीं था। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान का काल विजारत का स्वर्ण काल कहलाएगा। अब देखिए, अगर आपसे वंश पूछता तब तो तुगलक वंश होता, लेकिन अगर उसमें भी शासक दे दे कि भाई फिरोज शाह तुगलक है या गियासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तो आपको कौन सा उत्तर लगाना है? तब आपको फिरोज शाह तुगलक लगाना है। अगर वंश देता है तब तो हम तुगलक वंश जानना है, अगर तुगलक वंश की शासक दे दिया तो आपको फिरोज शाह तुगलक लगाना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था क्या? तो ये बात बिल्कुल सही है। और दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुमायूं ने करवाया था, तो ऐसा नहीं है, बल्कि शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो केवल पहला ही सही होगा, दूसरा गलत होगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे सही सुमेलित पूछ रहा है। जैसे ध्रुवदास की बात करेंगे तो दोस्तों ध्रुवदास ने जो लिखी थी वो भगत नागावली लिखी थी। मुल्ला दाऊद की बात करेंगे तो इन्होंने चंदायन लिखा। नाभा दास की बात करेंगे तो यही केवल एक मिलान सही है कि भक्तमाल से संबंधित है। और केशव दास का था रसिक प्रिया। तो यहाँ पे सभी कुछ दिए हैं आपस में अपोजिट करके, केवल नाभा दास ही सही है। अब यहाँ पे इमारत और स्थान की बात हो रही है, कौन किसका मिलान सही होगा। जैसे अगर आप देखोगे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? अजमेर में है। और जहाज महल का कहाँ पे है? जहाज महल जो बनवाया गया था मालवा में। अटाला मस्जिद कहाँ पे है? अटाला मस्जिद, झज्जर मस्जिद जौनपुर में सरकी वंश ने स्थापित की। तीन दरवाजा कहाँ पे है? अहमदाबाद में स्थित है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मधुरा विजयम ये किसकी कृति है भाई? मधुरा विजयम ये गंगा देवी जी की कृति है, जिन्होंने इसमें अपने पति के शासन और उसके बल और शक्ति का वर्णन किया है। सामान्यतः इसमें मदुरै पर विजयनगर साम्राज्य की विजय गाथा का वर्णन किया गया है। कौन साम्राज्य जीतता है इसमें? विजयनगर जीतता है। किस पे? मदुरै पे जीतता है। तो इसी की वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया? भाई खलीफा के नाम पर कोई खुतबा नहीं पड़ेगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक का फरमान था। पश्चिमी तट पर स्थित तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, किसके समय में? ये रिपीटेड प्रश्न है, चेरों के समय में। जबकि ताम्रलिप्ति किधर था? पश्चिमी घाट नहीं, पूर्वी घाट, पश्चिम बंगाल में। और तोंडी और मुसरी ये दोनों ही किधर थे? पश्चिमी घाट पे थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी राज्य से चलता रहा, जिसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू ने की थी। बहमन शाह उसे कहते थे, बहमन शाह या हसन गंगू। अच्छा, विजयनगर का जो अंत होता है ना, ये होता है दोस्तों, एक युद्ध होता है 1565 में। 1565 अगर देखा जाए मंथ की मैं बात करूं तो जनवरी, डेट मुझे याद नहीं है, जनवरी 1565 में युद्ध होता है। और अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालीकोटा का युद्ध, या उसका दूसरा नाम था राक्षसी तांगड़ी, जिसमें बहमनी साम्राज्य के साथ छोटे छोटे जो साम्राज्य थे दक्षिण भारत के, बीदर, बरार, ये सभी एकजुट हो जाते हैं और विजयनगर साम्राज्य अकेला पड़ जाता है और विजयनगर साम्राज्य को फिर इसी युद्ध में हरा दिया जाता है। और इस समय जो शासक था विजयनगर साम्राज्य का, उसका नाम क्या था? सदाशिव राव। क्या था? सदाशिव राय कह दो या सदाशिव राव, जो भी होगा। तो ये बहुत कमजोर शासक था, कठपुतली शासक था, इसलिए विजयनगर साम्राज्य हार जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो यह बात भी सही है, क्योंकि इससे पहले किसने दिया था? रामचंद्र सिंह ने दिया था। और राजा सावंत सिंह नगरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे, यह भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे। अगला है, भक्ति काल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान जल्दी से कर लो। तो क्या है भैया? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया, बिल्कुल सही, जो वैष्णव के संवर्धक थे। कामरूप के प्रसिद्ध संत शंकर देव वैष्णव संप्रदाय के संबंधित है, बिल्कुल। कामरूप कौन सा? असम में कामरूप नगर की स्थापना भी की गई है, असम। शंकर देव से संबंधित है, जिन्होंने सत्रिया नृत्य को शुरू किया था। किसको? सत्रिया नृत्य, जो कि असम का एक सांस्कृतिक नृत्य भी है। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था, यह भी सही है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने नहीं दोस्तों, बल्कि वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 90 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस शासक के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो उस समय भारत पे शासन कर रहे थे सिकंदर लोधी साहब, और 1489 से 1570 तक ये शासन कर रहे थे, और इनके समकालीन भी थे। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गौरी को हराया था? तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था, जो कि यह मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। और कब हराया था? 1178 ईस्वी में हराया था।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चिन्ह और उनका अर्थ क्या है। जैसे जन्म की बात करेंगे तो इसका अर्थ हो गया कमल, निर्वाण की बात करेंगे तो पद चिन्ह हो गया, ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो बोधि वृक्ष, और प्रथम प्रवचन की बात करें तो धर्मचक्र प्रवर्तन हो गया, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं कि सूफी संतों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया फरुद्दीन गज सिकंदर बाबा फरीद के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानता है, यह भी सही है। अमीर खुसरो को भारत का सादी कहा जाता है, नहीं मेरे दोस्त, अमीर खुसरो को नहीं कहा जाता, बल्कि अमीर हसन देहलवी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अमीर हसन देहलवी, क्योंकि इनकी गजलों के कारण इनको भारत का सादी कहा जाता है। तो सी वाला तो गलत हो गया। शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग देहली कहा जाता है, यह भी बात सही है। तो सी वाला ही केवल गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक को उसकी उदारता और गरीबों की सहायता के कारण अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता है? तो यह कहा जाता था इब्राहिम आदिल शाह के लिए। और ये कौन थे? बीजापुर के शासक थे। इन्हीं से जो है कि पुर्तगालियों ने, अल्बुकर्क ने क्या जीता था? गोवा जीत लिया था 1510 में, याद आ रहा है? होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी मेरे भैया? होयसल राजवंश की राजधानी की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि द्वार समुद्र थी। कौन सी थी? द्वार समुद्र, जो कि वर्तमान में हलेबीड के नाम से जानी जाती है। ये कर्नाटक के अंतर्गत हासन जिले में आता है। अगला प्रश्न है आपका, गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था, सही है। पश्चिम बंगाल के पंड्या स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था, यह भी सही है, दोनों सही हो गए। निम्नलिखित में से किस शासक ने वूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था? जैना लंका के नाम से। तो ये हो जाएंगे आपके जैनुल आबदीन साहब। इनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। और इन्होंने जजिया को भी समाप्त किया था, और साथ ही साथ इन्होंने राज तरंगड़ी सेकंड लिखवाई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? वो जोन राज के द्वारा, कल्हड़ के द्वारा नहीं। वो राज तरंगड़ी फर्स्ट थी जो कल्हड़ ने लिखी थी, लेकिन मैं यहाँ पे राज तरंगड़ी द्वितीय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो जोन राज ने लिखी थी। यार जरा कंफर्म करना, राज तरंगड़ी कल्हड़ था या बिल्लड़ था? देखिए मुझे कन्फ्यूजन हो गया, और मैं अब चेक करने के लिए नहीं करूँगा, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की बात करें। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने संस्कृत में अमुक्त माल्यद की रचना की थी, नहीं मेरे भाई, संस्कृत में उन्होंने दूसरे ग्रंथ की रचना की थी, बल्कि इसकी जो रचना थी वो तेलुगु भाषा में थी, अमुक्त माल्यद की। तो पहला ही गलत हो गया। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी, बिल्कुल सही। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार की रचना की, और सोमेश्वर ने मनसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की। तो तीनों सही है, केवल पहला गलत है। अगला प्रश्न है आपके, भारत आने का क्रम निम्न यात्रियों का। तो सबसे पहले जो भारत आता है वो आता है आपका इब्न बतूता। कौन आता है दोस्तों? नहीं, इब्न बतूता नहीं आएगा, अल बर्नी आएगा, ठीक है। अल बर्नी के बाद आएगा आपका इब्न बतूता, फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक, फिर उसके बाद मनूची आते हैं। तो ये चारों लोग क्रम से आते हैं, यानी बी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विद्वान हिंदी साहित्य के अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? तो भाई उसका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, जिसने रहीम सतसई लिखी थी, जो कि दोहों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन से संबंधित जो टैक्सेस हैं उनके बारे में बात हो रही है, टैक्स और प्रकार। तो देखिए, जजिया को क्या कहते हैं? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। खुम्स युद्ध के या युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन। तो उपरोक्त तीनों ही सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर पे, देखते हैं कि बृहत कथा कोश, ये लेखक कौन है? हरिसेन है। अष्टाध्यायी के पाणिनि है, लेकिन लीलावती के दोस्तों नागार्जुन महोदय नहीं थे। लीलावती के मैंने ऑलरेडी इसमें बता दिया था कि भास्कराचार्य महोदय थे। कौन थे? भास्कराचार्य। तो केवल पहला दूसरा ही सही है। नेक्स्ट है, 1528 में प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध बाबर ने किस सम्राट के विरुद्ध लड़ा? तो मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था, और बाबर जीत गया था। हालांकि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा और हरा दिया इब्राहिम लोदी को, और मुगल वंश की स्थापना की। अगर हम राणा सांगा की बात करेंगे तो राणा सांगा के साथ इसने 1527 का एक युद्ध लड़ा था, ठीक है, जिसमें जिहाद का नारा भी इसने दिया था। क्या नारा दिया था? जिहाद का नारा। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह को पराजित किया था, ये तो था ही नहीं दोस्तों। चौसा के युद्ध में हुमायूं नहीं बल्कि शेर शाह जीतता, हुमायूं हार जाता है, और ये युद्ध 1539 में हुआ था। इसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहोगे तो वो भी शेर शाह जीत जाता है। देखो ये लिखा है, बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह ने कराया। सड़क ए आजम का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया, या सड़क ए आजम को हम लोग जीटी रोड भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? जीटी रोड। अब यहाँ पे आगे प्रश्न को देखते हैं 105 नंबर पे। अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, अकबर ने 1562 में दास प्रथा समाप्त की थी। क्या भैया?
अकबर ने दास प्रथा समाप्त की थी, बिल्कुल सही। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, सही है। 1564 में जजिया कर समाप्त किया, ये भी सही है। लेकिन 1565 में उसने घोड़े दागने की प्रथा समाप्त नहीं की थी, बल्कि 1573 में की थी, और इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी? तो अकबर की थी। अकबर ने ही यह पद्धति शुरू की थी और ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। और ये जो दशमलव प्रणाली थी ये उसने मंगोलों से ग्रहण की थी। किससे? मंगोलों से। अगला प्रश्न है, जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया अपने बेटे के नाम से, और ये आगरा, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, आगरा में। लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया? तो ये किया था फैजी मोहम्मद ने, मतलब फैजी साहब ने। जबकि अबुल फजल ने कालिया दमन, जो कृष्ण भगवान ने कालिया दमन किया था ना, तो इसका फारसी अनुवाद किया था। जबकि बदायूनी की बात करेंगे तो इन्होंने रामायण का जो है कि फारसी अनुवाद किया। किसका? रामायण का। लेकिन फैजी ने किसका किया? लीलावती का किया। अगला प्रश्न है, कौन सा अकबर कालीन चित्रकार नहीं है? भैया तो अकबर कालीन जो चित्रकार नहीं है वो कौन है? वो आपका आ जाएगा शेख मुबारक। ये अकबर कालीन नहीं था। जबकि और कौन से थे? बसावन थे, दसवंत थे, तारा थे, हरिवंश थे, मिस्किन थे। ये सभी के सभी अकबर के समय के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किस शासक ने दी थी? तो ये उपाधि दी थी जहांगीर ने दी थी, और साथ ही साथ इसने इसको 400 का मनसब भी दे दिया था। क्या दे दिया था? 400 का मनसब भी दे दिया था। और ये पहला अंग्रेज प्रतिनिधि था विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासक और उनकी उपाधियां। जैसे स्कंदगुप्त की बात करें तो इसने क्रमादित्य उपाधि ली थी, ठीक है। कुमारगुप्त की बात करेंगे तो इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि ली। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो महाराजा धीराज की उपाधि ली। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो विक्रमादित्य की उपाधि ली। तो यहाँ पे आप देखोगे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व का होमर कहा जाता है? तो इसे तो कहा जाता है अलबर्नी को, लेकिन एक और इसी तरीके का प्रश्न आता है जिसको आपने पढ़ा होगा, पूर्व का सिराज। किसे कहते हैं मेरे भाई पूर्व का सिराज? जौनपुर को कह देते हैं। किसको? जौनपुर। वही रति शंकर शुक्ला का जौनपुर, शरद शुक्ला का जौनपुर, जो मुन्ना भैया ठोक दिए थे। समझ में आ रहा है ना? गुड्डू पंडित भी ठोके थे। मिर्जापुर की मैं बात कर रहा हूँ। खैर वेब सीरीज की बात नहीं करेंगे, हम पढ़ाई की बात करेंगे। तो पूर्व का सिराज समझ में आया किसे कहते हैं? जौनपुर को, क्योंकि वो बहुत बड़ा एजुकेशन का सेंटर था। और यहाँ पूछ रहा है पूर्व का होमर, तो फिरदौसी को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं? भैया निजामुद्दीन औलिया जी का मकबरा कहाँ? दिल्ली में, बिल्कुल सही बात है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, सही बात है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, सही है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों आगरा में नहीं है, आगरा में नहीं होके बल्कि दिल्ली में है। दोहरी गुंबद वाला ये माना जाता है, ठीक है। और ये चारबाग शैली में बनाया गया है। कभी जाइएगा घूमने जो है कि चारबाग शैली जो दिल्ली में अगर होंगे तो हुमायूं का मकबरा घूम के आइएगा, बहुत ही अद्भुत कलाकृति है वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शाहजहां ने कवि सलीम अबू जलीह को राजकवि नियुक्त किया था क्या? ये बात सही है। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, यह भी सही है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया था? नहीं भैया, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना, जो लाल किले के अंतर्गत, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, यह बात सही है। तो सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता की दिल्ली यात्रा हुई थी और अपना यात्रा वृत्तांत उसने किताब और रहला लिखा था। ये किस भाषा में लिखा गया था? अगर ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये सामान्यतः अरबी भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर और जन्म स्थान। जैसे पहले ही तीर्थंकर ऋषभनाथ का जन्म स्थान अयोध्या है, पार्श्वनाथ का वाराणसी है, संभवनाथ का श्रावस्ती है, परंतु पद्म प्रभु जी का चित्रकूट नहीं है मेरे भाई, कौशाम्बी है। और पद्म प्रभु आपके छठे तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, मज्म उल बहरीन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये किसकी रचना है? ये सामान्यतः जो रचना है वो दारा सिको की, और दारा सिको ने उपनिषदों की भी रचना की थी अकबर के नाम से, सिर ए अकबर के नाम से। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब की पुत्री नहीं है? तो जहां आरा औरंगजेब की पुत्री नहीं है, बल्कि जहां आरा कौन थी? ये आपके औरंगजेब की बहन थी, क्योंकि ये शाहजहां जो इनका पिता था उसकी पुत्री थी। बाकी मेहरुन्निसा, जेबुन्निसा, जितुन्निसा ये सभी औरंगजेब की पुत्रियां थी। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? ये पूछ रहा है।
मुगल सम्राट जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था, सही बात है। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब लोक आचरण का अधिकारी था, यह भी सही है। मुगल शासन में मदद ए मां सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन थी, तो बस यही गलत है, क्योंकि सैन्य अधिकारियों के लिए कोई पेंशन नहीं थी, बल्कि ये राज्य के द्वारा दी गई राजस्व मुक्त यानी कि कर मुक्त भूमि, जिसपे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और ये विद्वानों को दी गई थी। किसको दी गई थी? विद्वानों को दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी था, हाँ ये बात सही है, तो केवल सी वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के काल का चित्रकार नहीं था? तो भैया वो आपके थे मीर सैयद अली, क्योंकि मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये दोनों हुमायूं के शासनकाल के चित्रकार थे। कौन कौन? अब्दुल समद और मीर सैयद अली, याद रख लो ये हुमायूं के थे। उसी तरीके से दो महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको, दसवंत और बसावन और तारा, ये सब अकबर के समय के थे, लेकिन बाकी अकारिजा, मनोहर, माधव, अबुल हसन, मोहम्मद मुराद, ये सभी के सभी जहांगीर के समय के थे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, तानसेन को कंठभरणवाड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी भैया? तो ये जो टाइटल दिया गया था ये अकबर के द्वारा दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के विजय क्रम को बताइए। अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय क्रम था, देखिए रणथंभौर को इसने 1301 में जीत लिया था, ठीक है। 1303 में जो है कि इसने चित्तौड़ को जीत लिया, 1305 में इसने मालवा को जीत लिया, और 1298-99 में इसने गुजरात को जीता सबसे पहले। 1308 में इसने मारवाड़ को जीता। किसको जीता? मारवाड़ को जीता। और 1311 में इसने जालौर को जीता, जालौर नहीं जालौर को जीता। तो इस तरीके से सबसे पहले इसने गुजरात को जीता, बाकी अलग अलग राज्यों का क्रम दिया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो जलालुद्दीन खिलजी। ये बहुत ही उदार शासक था, ये किसी भी धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, न ही तो आम जनता के किसी कार्य में, इसीलिए ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध है किससे है मेरे दोस्त? तो ये वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। अच्छा, पुरुष सूक्त के बारे में अगर हम बात करें तो ये 10वें मंडल में आता है, और शूद्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख आपको यहीं देखने को मिलेगा। हम्पी किस वंश की राजधानी है? तो देखा जाए हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, और जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ये हो गया आज का आपका प्रश्न। 125 प्रश्न हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 17 मार्च 2024 को जब पेपर होने वाला था, जो पोस्टपोन हो गया, उसके लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी, और उस समय सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी। तो उसमें जो आने वाला करंट अफेयर्स है जनवरी 2023 का, जो अक्टूबर के हिसाब से 1.5 साल पुराना हो चुका होगा, और जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हमारा आर्ट एंड कल्चर, एनसीएम, मिडवल के जो प्रश्न हमने अभी किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो के नीचे उसका लिंक भी दिया गया है। और कैसे इन टेस्ट सीरीज को आपको रिवीजन करना है कम से कम समय में, ताकि 3 से 4 बार आप टेस्ट सीरीज को रिवीजन करके जाओ एग्जाम हॉल में, इसकी भी जानकारी आपको नीचे दिए गए एक वीडियो लिंक पर मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहते हैं अपने भाई को सपोर्ट करना, हमारे ग्लैंस एकेडमी टीम को सपोर्ट करना, तो प्लीज शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।